Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where the coverage of the news would be from two important newspaper, that is the Hindu and Indian Express. तो दोनों न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको देखेंगे, उसके टॉपिक को समझेंगे और उस टॉपिक के रेलेवेंस को समझेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में. So let's get started. So these are the list of the topic that I'll be discussing with you today. So today is 8th of July. So the first topic is doubt over the herd immunity, undermining the reservation policy, vaccine trial norms, China nuclear arsenal, and golden bird wing. So this is there in the Hindu. And apart from this, we'll have MCQs question. वीडियो के एंड में कुछ MCQs के क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा मैं आपको कल के जो सवाल थे उसके. तो करेक्ट आंसर विद एक्सप्लेनेशन. सो स्टे ट्यून टिल एंड दिस वीडियो ताकि आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी पता चल जाए. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube and do not forget to hit a like button on this video. So let's get started with the first topic, that is doubt over the herd immunity. This news you can find in the Indian Express. Basically आपको ये जो न्यूज़ है आज के इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाएगी और बेसिकली इसमें बात की गई है जो हर्ड इम्यूनिटी को लेकर के एक लैंसेट की स्टडीज़ है स्पेन की पॉपुलेशन है उसके बारे में. सो ये जो टॉपिक है ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट. तो दोनों पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट आई फील दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. सो रिसेंट स्टडी दैट इज पब्लिश इन द लैंसेट, उन्होंने कंक्लूड किया है कि जो इम्यूनिटी है अगेंस्ट द कोविड-19 दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव एट दिस स्टेज. अभी के प्रेजेंट में जो स्टेज है उस स्टेज पे हर्ड इम्यूनिटी अचीव करना पॉपुलेशन के लिए जहाँ पे ज़रूरत होती है कि ऑलमोस्ट जो 60% ऑफ द पॉपुलेशन है दैट नीड टू बी अफेक्टेड टू गेट द हर्ड इम्यूनिटी इन दैट पॉपुलेशन. तो 60% जो पॉपुलेशन है उनको इफेक्ट होना पड़ता है अगर उस पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी जनरेट करनी है. तो कंक्लूजन जो आई है वो एस्टिमेट्स फ्रॉम द सीरो प्रेवलेंस ऑफ द एंटायर स्पेनिश पॉपुलेशन. तो सीरो प्रेवलेंस होती क्या है, बेसिकली एक नंबर होती है जहाँ पे जो नंबर ऑफ जो पर्सनस हैं टोटल पॉपुलेशन जो कि टेस्ट जो पॉजिटिव टेस्ट में आते हैं उनको स्पेसिफिक डिजीज़ बेस्ड उनकी सेरोलॉजी ली जाती है, उनके सेरम्स ले जाते हैं और उससे कैलकुलेशन की जाती है कि कितने लोग एक्चुअल में इन्फेक्टेड हैं, राइट. नाउ व्हाट इज़ हर्ड इम्यूनिटी. अगर बात करें जैसे हम इस टॉपिक को डिस्कस करें तो हर्ड इम्यूनिटी क्या है. हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि उस तरह का सिचुएशन जहाँ पे सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन टू बिकम इम्यून टू फ्रॉम अ सर्टेन डिजीज काउजिंग द पैथोजन. जो पैथोजन जिस बीमारी का जो मेन पैथोजन है वो जिस बीमारी को फैला रहा है उसके प्रति एक हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है, कि इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है, बॉडी में ऑटोमेटिक एंटीबॉडीज बनने लग जाती है. सो दिस इज द सिचुएशन डिफाइंड एज अ हर्ड इम्यूनिटी. और इसके लिए जो टोटल पॉपुलेशन जो परसेंटेज है इस पॉपुलेशन की वो चाहिए होती है 60% के आसपास, राइट. सो दीज आर द ऑफिशियल डॉक्टर्स यूज टू कोट दिस WHO के मुताबिक भी. एंड दिस हेल्प टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. तो होगा क्या, एक बार जब हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी तो जो बाहर और जो लोगों में जो स्प्रेड हो रही जो साइकिल है, जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती है. While this concept is mostly used in the context of vaccination के context में या फिर herd immunity can be reached when enough people have immune after the infection. तो अगर लोगों के पास immunity अगर वैक्सीन नहीं है तो herd immunity एक अल्टरनेटिव के तौर पे देखा जाता है. बट अभी के टाइम के जो सिचुएशन में जो लैंसेट में पब्लिश की है उसके मुताबिक वी कैन नॉट अचीव herd immunity at this point of time. Now this breaks the chain of infection through the community means herd, and it prevent it from reaching for those who are the most vulnerable. तो जो affected है वहाँ तक चीज़ें फिर नहीं पहुँचती है, जो chain of transmission है वो break होते चलती है. क्योंकि मान लो कि अगर 5 लोग ऑलरेडी अगर इन्फेक्शन किसी को होनी है, अगर ट्रांसमिशन यहाँ से जा रही है और ये बंदा ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी है तो यहाँ जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगी, इसके बाद आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, राइट. नाउ व्हाट इज़ न्यू इन द स्टडी. जो लैंसेट की जो स्टडी उसमें क्या कंक्लूड की गई है, तो स्टडी ने कंक्लूड किया है कि जो 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, जो स्पेन की जो पॉपुलेशन है, उन्होंने डेवलप किया है एंटीबॉडीज़ को इन रिस्पॉन्स टू द SARS-CoV-2 वायरस, दैट इज कोविड-19 और कोरोना वायरस एक ही चीज़ है, राइट. देयर आर अदर नेम विच इज़ बीइंग यूज्ड. Now this implies that the estimate of 95% continues to be the susceptible to the virus. सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कि हर्ड इम्यूनिटी जनरेट कर पाए हैं, बट अभी भी जो 95% पॉपुलेशन है दे आर प्रोन टू द इन्फेक्शन.
एंड द स्टडी कंक्लूड दैट 66805 पार्टिसिपेंट्स, स्टडी ने इतने पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड करके इस कंक्लूजन पे दे हैव कम टू अ कंक्लूजन, राइट। तो इतने लोगों पे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट की गई है। नाउ व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी, स्टडी की इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है। तो स्टडी लार्जली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस एक्सपोजर टू द वायरसेस, ऐसे जो लोग जो पहले वायरस के एक्सपोजर में आ चुके हैं। और स्टडी स्ट्रेंथन करती है द लाइन ऑफ आर्गुमेंट दैट द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड-19 एंड अचीविंग द हर्ड इम्यूनिटी एट दिस स्टेज इज नॉट पॉसिबल। देखो हो क्या रहा है कि अभी हमारे पास वैक्सीन है नहीं, वर्ल्ड वाइड किसी के पास वैक्सीन नहीं है। इंडिया ने कहा है कि दे हैव ह्यूमन ट्रायल हो रहे हैं, जो कोवैक्सीन है 15 अगस्त तक आना, बट उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्योंकि जो टाइमिंग है ये इस टाइम में नहीं कर सकते, क्योंकि एटलीस्ट 6 मंथ की ट्रायल चाहिए होती है ह्यूमन ट्रायल को सक्सेस होने के लिए। और इस स्टेज पे अगर हर्ड इम्यूनिटी जनरेट करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं है, ये लैंसेट के रिपोर्ट्स हैं, राइट। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई 2 स्टेटमेंट सवाल आपके बेसिकली जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस में या प्रीलिम्स में अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन में आए तो हम उसको आराम से हैंडल कर पाएंगे। Now what the suggestion of the herd immunity is difficult, how does the study suggest कि जो herd immunity है वो difficult है। देखो बिगनिंग की अगर पेंडेमिक की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम हैज़ hinted that the strategy would allow the novel coronavirus to infect 60% of the population। जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि 60% of the population अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो कुछ डिग्री ऑफ हर्ड इम्यूनिटी कैन बी अचीव्ड, ऐसा शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम के रिसर्चर ने कहा। बट अभी तक जो स्पेन के डेटा हमारे पास आए हैं उससे यही पता चल पाया कि सिर्फ 5% लोगों ने जो एंटीबॉडीज़ है कोविड-19 के वायरस के खिलाफ वो जनरेट कर पाया। बाकी जो 95% पीपल आर स्टिल प्रोन एंड ससेप्टेबल टू द वायरस ऑफ द कोविड-19। Now other topic that is undermining the reservation policy, this is again from the Indian Express, और ये आपके मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस पर्सपेक्टिव से एक ओपिनियन बेस्ड सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है, और दिस अगेन कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज़ पेपर 2, राइट। तो रिजर्वेशन है एक इस तरह की टूल रखी गई थी जो कि मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक मानी जाती है फॉर अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। वन इज़ द नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, वन इज़ द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए रिजर्वेशन इज सपोज टू बी द वन ऑफ द इफेक्टिव टेक्निक। और ये जो पॉलिसी है जिस तरह से इसको कंसीव्ड किया गया था आज़ादी के बाद, तो मेन मुद्दा था कि जो ऐसे लोग जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो एम्प्लॉयड नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, राइट। तो ये हिस्ट्री बन के रह गई है क्योंकि इसको ऑब्सेशन के तौर पे ज़्यादातर यूज़ किया गया है, राइट। और आज रिसेंटली जिस तरह से फिनेंस मिनिस्ट्री ने जो फ्रेमवर्क जारी किया है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात की है ड्यू टू कोविड-19, उसके मुताबिक जो बातें की गई है फिनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, क्योंकि जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी है PSEP, उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जो हैं उनको सेल किया जाएगा, और सिर्फ 4 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होंगे दैट वुड बी नोटिफाइड, नॉट मोर देन दैट। तो इससे क्या होगा, द रेस्ट वुड बी मर्ज्ड। तो जितने बाकी जो है वो मर्ज कर दिए जाएंगे या प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे। तो जो रिजर्वेशन जो ऑलरेडी है वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो रही है इस तरह के गवर्नमेंट के डिसीजन से, राइट, एंड द अदर डेवलपमेंट एंड द पॉलिसीज। तो जो चीज़ें ऑलरेडी इन प्लेस है उसके साथ सरकार छेड़छाड़ कर रही है। देखना होगा इसका रिपरकशन इन लार्ज सोसाइटी में कितना ज़्यादा हो सकता है। नाउ डिक्रीज इन द कैंडिडेट नंबर, ये बताई गई है इस एडिटोरियल में कि जो सिविल सर्विसेज के जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट मतलब ये फाइनल लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल लिस्ट। तो जो फाइनल लिस्ट आई है अभी रिसेंट में जो देखे गए हैं उसमें 2014 से 2018 के बीच में 40% तक का गिरावट देखा गया नंबर ऑफ सीट्स में, राइट। क्योंकि पहले सीट्स हुआ करती थी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1250, 1250 के आसपास। नाउ दे हैव कम टू 759 ऑलमोस्ट, राइट। तो 40% डिक्रीज हुई है यहाँ पे सीट्स, एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैव ड्रॉप्ड सो ड्रामेटिकली फ्रॉम 2003 टू 2012। जहाँ पे पहले एम्प्लॉय हुआ करते थे सेंट्रल सर्विसेज में, सेंट्रल गवर्नमेंट में 32.69 लोग एम्प्लॉयड थे, अब वो घट करके 26.3 लाख हो गई है, राइट। सो दिस इज द डिक्रीज, और ये सबसे ज़्यादा दिखाता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। एंड द नंबर ऑफ दलित बीइंग बेनिफिटेड फ्रॉम द रिजर्वेशन और एनी द शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हुई है 16% से, राइट। जहाँ पहले 5.4 लाख हुआ करती थी, नाउ वो घट करके 4.55 लाख हो चुकी है, राइट। नाउ इन CPSC की अगर बात करें
तो यहाँ पे राइजिंग जो परसेंटेज है, द नंबर ऑफ जॉब है डिक्रीज, जहाँ पे पहले 18.1 लाख जॉब हुआ करती थी 2011 में, सो 2014 में इसको घटा करके 14.86 कर दिया गया है, राइट। वॉट एवर द पॉलिसी वुड बी, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो बेसिकली जो नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक ये चीज़ें हो रही है। तो ये देखना होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, बट जो जॉब की जो रिक्वायरमेंट, जो जॉब की जो वैकेंसी है वो डिक्रीज हो रही है, राइट। सो दिस इज समथिंग, अ सिमेट्री हैज़ टू बी मेंटेन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड, ताकि दोनों चीज़ों को मैचअप किया जा सके। नाउ इश्यूज रिलेटेड टू लैटरल एंट्री की बात की गई है। जैसे रिजर्वेशन की सरकार ने बात की थी कि ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री को प्रमोट किया जाएगा, और यूनियन गवर्नमेंट ने इसको क्रिएट किया था। लैटरल एंट्री की जो प्रोविजंस थी वो 2014 से ही बात में चल रही थी, जब से जो बीजेपी की जो बेसिकली जो इन्होंने इलेक्शंस में आने से पहले इन्होंने अपने नेशनल इलेक्शन फॉर्मेट में जो प्रोसेस होती है उसमें इन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था कि लैटरल एंट्री प्रमोट करेंगे। तो रिफॉर्म के तौर पे जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो इंडस्ट्री से एक्सपर्ट हैं, जो एक्मेटिशियन हैं, जो सोसाइटी के जो लोग हैं, उन लोगों को बेसिकली क्या क्या 2019 में एप्लीकेशन डाली गई और उसमें 89 लोगों को सेलेक्ट किया गया आउट ऑफ 6,000, राइट। तो जिनको जो 10 पोस्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी है उनके लिए। And the new procedures undermine the reservation system because of the quotas does not apply। तो इसमें कोटा अप्लाई नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहना कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इम्पैक्ट हो रही है, और इस तरह की जो लैटरल एंट्री है उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो एक हायरार्की बनी हुई है उसको कहीं ना कहीं ये डिमोलिश करता है, राइट। नाउ द रोल ऑफ जुडिशरी की अगर बात करें तो जुडिशरी ने भी यहाँ पे जुडिशरी के कुछ नेगेटिव रोल बताई गई है, राइट, कि जिस तरह से जुडिशरी ने कंट्रीब्यूट किया है वो जो हमारे रिजर्वेशन सिस्टम है उसको इरोज करता है, राइट। तो पिछले 2 सालों में कुछ चीज़ें जुडिशरी की तरफ से की गई है। जैसे एक इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट थी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको अपहेल्ड किया कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस हैं उनके जो नोटिफिकेशन के मुताबिक कि अगर किसी प्रोफेसर्स को रिजर्वेशन चाहिए होगी तो वो यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करेगी, दैट विल बी द डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंटल लेवल। और जब चीज़ें डिपार्टमेंटल लेवल पे होंगी तो जो लोअर कास्ट के पीपल हैं, जो भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा, क्योंकि वहाँ पे सीट्स ऑलरेडी कम होती हैं, राइट। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अभी फरवरी में 7 फरवरी को बेसिकली जो नई जजमेंट दी थी तो उसमें कहा था कि रिजर्वेशन इन द जॉब प्रमोशन वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ये कहा गया था क्या ये फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानने से इनकार कर दिया था, राइट। सो दीज आर द 2 रोल ऑफ द जुडिशरी, नेगेटिव सेंस में इसको डिस्कस की गई है इस एडिटोरियल में। नाउ द अदर टॉपिक इज रिलेटेड टू द वैक्सीन ट्रायल नॉर्म्स। ये आपको आज के हिंदू में मिल जाएगी। तो यहाँ पे 3 न्यूज़ थी, देयर वर 3 न्यूज़ दैट वाज रिपोर्टेड। तो मैंने तीनों न्यूज़ को क्लब कर दिया है एक न्यूज़ में, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन पाए। नाउ द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लेट डाउन द गाइडलाइन कि जो कंपनीज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वर्क कर रहे हैं पोटेंशियली फॉर द कोविड-19 वैक्सीन, उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन होगी कैसे ट्रायल को फॉलो अप करना है। तो कोविड-19 का जो पेंडेमिक है दैट हैज़ परमलगेटेड द रेगुलेटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन द इमरजेंसी, और जो अथॉरिटी है जहाँ भी जिस जगह पे जो बेसिकली जो एपिक्स बॉडी है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से ट्रायल प्रोसेस कंप्लीट हो, उसमें कोई जल्दीबाजी ना की जाए, राइट। सो द गाइडलाइन एम्स टू फिक्स द स्टैंडर्ड गाइडलाइन एंड फॉर द ट्रेल, बेसिकली जो ट्रायल्स चल रहे हैं पोटेंट वैक्सीन को लेकर के, उसमें एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन को फॉलो किया जाए, किसी भी तरह से जल्दीबाजी नहीं की जाए। इसमें जैसे 15 अगस्त को जो हमारी ड्रग्स जो बेसिकली वैक्सीन रिलीज़ होनी है, जो हमारी कोवैक्स है, उसको लेकर के काफ़ी बातें की जा रही है कि विदा 6 मंथ से पहले ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए मार्केट में। तो देखना है, ऑफिशियली सरकार ने भी इसको माना नहीं है कि कब तक डिक्लेयर होगी, बट जो बड़े हमारे एक्सपर्ट हैं, जो ICMR है या फिर जो WHO के जो हेल्थ साइंटिस्ट हैं, जो मेन हेड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि अभी इतनी जल्दी ट्रायल को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, राइट। जो वैक्सीन के कैंडिडेट की अगर बात करूँ तो इंडिया की तरफ से आपको पता है भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन है उसको मिली है टू गेट इनटू द अदर ह्यूमन ट्रायल एंड डेवलप द वैक्सीन। उसके अलावा जाइडस कैडिला है और भी 4-5 हैं जिनको ड्रग जनरल ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल दी हुई है। नाउ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन बन रही है, बेसिकली भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, उसके बाद सबसे आगे कतार पे अगर कोई खड़ी है तो वो है कोवैक्सीन, जहाँ पे अभी इनमें कहा गया कि इनको लॉन्च करने में एटलीस्ट 6 महीने का टाइम और लगेगा। दे विल टेक एटलीस्ट 6 मंथ एंड द कोविड बेसिकली जो वैक्सीन है दैट इज करेंटली इनटू द फेज 3 ऑफ द ह्यूमन ट्रायल एंड दैट वुड बी एडमिनिस्ट्रेड अराउंड द 8,000 पीपल इन द UK। तो इनको जो वॉलंटरी इन्होंने लिया है वो 8,000 लोगों के साथ ये वॉलंटरीली
टेस्ट कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं ह्यूमन पे, राइट। और रिसेंटली जो वैक्सीन जो हैदराबाद की बायोटेक कंपनी जो जिनको बेसिकली अप्रूवल मिली है कोवैक्सीन बनाने के लिए, तो उसमें बताया गया कि ये काफ़ी रश कर रहे हैं एंड दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट एप्रिशिएटेबल, क्योंकि अगर एक बार वैक्सीन में कुछ भी लूप होल्स रह गए तो इट वुड बी, उसको फिर रिवर्स नहीं किया जा सकता है, राइट। वहाँ पे कोई रिवर्सल मैकेनिज्म नहीं काम कर सकता है। तो बहुत ही सरकार को अभी ज़रूरी है कि दे शुड टेक ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स, ऑल द चेक एंड बैलेंसेस दैट इज नीडेड टू मेंटेन अ गुड क्वालिटी ऑफ द वैक्सीन, राइट। नाउ द अदर टॉपिक इज चाइना न्यूक्लियर आर्सेनल। आपको ये आज के हिंदी में मिल जाएगी, मेन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जहाँ पे ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में, जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन और कुछ सेक्शन इंटरनल सिक्योरिटी से भी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्पाइट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल चेंजेस है, जहाँ पे ग्रोइंग एविडेंट है कि जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसके ऑफिशियल चाइना या पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एक ही बात है, सो दैट कंटिन्यू टू एक्सपैंड दिस न्यूक्लियर आर्सेनल विच इज़ अ वॉरिसम फॉर द कंट्री लाइक इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो 2-3 कंट्री को लेकर के बात की गई है यहाँ पे। तो पहले बात ये है कि क्यों चाइना ऐसा कर रहा है, चाइना बार बार अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल उसको क्यों बढ़ाने पे जोर दे रहा है जबकि सारे कंट्री पीछे हट रहे हैं। तो चाइना इज परसुइंग अ प्लान मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल बिकॉज इट फियर्स की जो मल्टीलैटरल मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसको वो उस लेवल पे लेके जा सके और उससे ऊपर जा सके, एंड इट इज़ आर्मिंग इट मिसाइल फॉर द मल्टीपल इंटरडिपेंसी टारगेबल और री एंट्री व्हीकल, जिसको MIRV भी कहते हैं। तो कैपेबिलिटीज टू न्यूट्रलाइज अमेरिका मिसाइल सीट। तो ये न्यूमेरिक जो अमेरिका की जो बेसिकली जो कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी हाई है न्यूक्लियर के मामले में, तो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करना चाहता है चाइना, और बार बार वो अपनी चीज़ों को मॉडर्नाइज कर रहा है, अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसके नंबर्स को भी बढ़ा रहा है। मैं आपको आगे नंबर भी बताऊँगा। तो एस्टिमेट की अगर बात करें, जो टोटल एस्टिमेट्स हैं, तो जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, तो रॉकेट फोर्स है बेसिकली, उन्होंने कहा है कि दे ऑल्सो फिल्ड द रेंज ऑफ मीडियम रेंज एंड बैलिस्टिक मिसाइल और शॉर्ट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल, जो SRBMs भी कहते हैं इसको। तो जो PRCs हैं बेसिकली उनके मुताबिक जो 2019 की जो टेस्ट की गई थी जो डेजिग्नेटेड न्यूक्लियर वॉर वेपन स्टेट्स के, उसके मुताबिक चाइना के पास अभी प्रेजेंट में जो इंटरनेशनल पैनल है उन्होंने एस्टिमेट किया है कि दे पोजेस 2.92 प्लस 0.6 मेट्रिक टन ऑफ द वेपन ग्रेड प्लूटोनियम, जिसको WGP कहते हैं, राइट। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के पास सिर्फ 0.62 माइनस 0.5 टन ऑफ वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है। तो आप देख सकते हो 2.9 इज अ ह्यूज नंबर, इट इज मोर देन डबल देन व्हाट इंडिया इज पोजेसिंग प्रेजेंटली। ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स बताया गया है कि चाइना की जो एक्सपेंशन है दैट इज़ अ काउज फॉर कंसर्न, रशिया के लिए भी और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों कंट्री के लिए भी, क्योंकि जहाँ पे ये दोनों बड़े कंट्री अपने जो आर्सेनल है उसको कम कर रहे हैं, वहीं चाइना क्या कर रहा है, एक तरफ से एक्सपेंशन पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो हमारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो SIPRI है, उसने कुछ चीज़ों को नोट किया है और ऑब्जर्व किया है कि चाइना की जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो बढ़ चुकी है फ्रॉम 290 टू 320 वॉरहेड इन 2020, राइट। आप देख सकते हो 290 थी 2019 में, जहाँ पे 30 वॉरहेड बढ़ाया गया है 2020 में। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के पास टोटल 150 है, तो यू कैन सी दिस इज मोर देन डबल, एंड वॉरहेड इन पाकिस्तान इज स्लाइटली हेड 160। तो हमसे जो पाकिस्तान है वो भी 10 न्यूक्लियर वॉरहेड आगे है, राइट। ना क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, इंडिया को स्ट्रैटेजिकली कमांड करने की ज़रूरत है, एंड इट नीड टू हाईलाइट इन द स्टेट ऑफ अलर्ट दैट चाइनीज़ न्यूक्लियर थ्रेट कैन बी पोस्ट, बिकॉज उनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, वॉरहेड्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो स्टॉक पाइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस टाइम पे जो एग्रीमेंट हुई है उसके साथ साथ जो एक्सक्लेशन चल रही है ड्यूरिंग द करेंट स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज फोर्स, तो इसको बहुत ही हम नेगेटिव बेसिकली चाइना की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लेके नहीं चल सकते हैं। वी कैन नॉट ट्रस्ट चाइना मच। तो कुछ टेरिबल मिस्टेक्स होंगे अगर इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उन पर विश्वास करती है, बिकॉज दे आर नॉट स्टैंडिंग बाय देयर वर्ड्स। और बहुत बार ऐसी चीज़ें देखी गई है कि वो पीछे हट करके भी उन्होंने वापस से अटैक किया है, right? So it would be very time for the India to make all a vigilant and alertness, ताकि अगर दोबारा इस तरह की कोई चीज़ें हो तो इंडिया स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले सके, राइट। नाउ द लास्ट टॉपिक इज गोल्डन बेसिकली बर्ड विंग, ये आज के हिंदू में है। ये लार्जेस्ट बटरफ्लाई रिपोर्ट की गई है
ये सिर्फ आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेन स्पेस पे कोई सवाल नहीं आएंगे, तो प्रीलिम्स में कई सवाल पूछे बन सकते हैं और आपसे 1 स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट में सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो हिमालयन बटरफ्लाई बेसिकली जिनका नाम है गोल्डन बर्डविंग, इट्स नाउ इंडियाज लार्जेस्ट एंड रिकॉर्ड सदर्न बर्डविंग फॉर द 88 ईयर्स, राइट, पिछले 88 ईयर्स से। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की है कि द फीमेल स्पीसीज इज मार्जिनली लार्जर देन द मेल गोल्डन बर्डविंग, राइट, और ये ज़्यादातर उत्तराखंड और हिमाचल के रीजन में पाए जाते हैं। एंड द न्यू मेजरमेंट ऑफ द गोल्डन बर्डविंग एंड 24 अदर स्पीसीज बर्ड फ्लाई वेर पब्लिश्ड इन द लेटेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द बायोनोट्स। तो बायोनोट्स क्या है? एक क्वार्टरली न्यूज़ लेटर है जो कि रिसर्च ऑफ लाइफ फॉर्म्स अबाउट द बटरफ्लाई के बारे में रिपोर्ट करती है और सब एनिमल्स के बारे में रिपोर्ट करती है। तो इंडिया में बेसिकली जो बटरफ्लाई की पॉपुलेशन है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है, राइट। सो दिस इज वॉट वॉज देयर इन द न्यूज़ एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर prelims perspective. This is the butterfly which you can see, the largest butterfly. This is image, you can find this image in the Hindu as well. और मैं ये बता दूं कि हमने एक डेली आंसर प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है अपने टेलीग्राम पे, तो जहाँ पे डेडिकेटेड चैनल है जहाँ हर सुबह आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसके जो आंसर हैं वो आप 6 PM तक हमें भेज सकते हैं। जो आंसर रिसीव होंगे उसकी इवैल्यूएशन उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको दिए जाएंगे, राइट। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक ज़रूर फाइंड कर लें, मैंने दिए हुए हैं, आप वहाँ से रीडायरेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, राइट। नाउ कमिंग टू द आंसर्स ऑफ द यस्टरडे क्वेश्चन, जो कल के सवाल हैं उसके आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो पहला सवाल था उसका आंसर है सी, दैट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, कि जो प्रेसिडेंट है कैन resign from the office at any time by addressing the resignation letter to the chairman of the Rajya Sabha and vice president. और जो वाइस प्रेसिडेंट है कैन होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years until the successor assume the charges. तो 5 साल से ज़्यादा भी वो रह सकते हैं। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट, जो सेकेंड सवाल है उसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसका आंसर है वो है बी। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, कि जो साइक्लोनिक रेनफॉल है इट इज़ कॉमन इन द मिड लैटिट्यूड एंड नॉट इन द इक्वेटोरियल रीजन। और स्टेटमेंट 2 is correct, that the cyclonic rainfall occur in the wind blow from all sides toward the center, low pressure, they have the spiral motion, great speed, and this cause the basically whirling air to the air speed, right? Now moving to the today's MCQs question. So पहला सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से है, तो 2 स्टेटमेंट आपको कंसिडर करने हैं। द ब्रह्म समाज पायनियर्ड द काउज ऑफ विडो रीमैरिज और द पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, both 1 and 2 और नीदर ऑफ देम। अगर आपने NCERT पढ़ा है बिपिन चंद्रा का, या आपने बेसिकली ये पढ़ा है, क्या नाम है, अपना स्पेक्ट्रम पढ़ा है, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी होगा इस सवाल को आंसर करना, राइट। तो वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने आंसर्स ज़रूर बताएं। नाउ द कल्चर से जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? The first, it helped to understand about the early human being, food habits, their daily activities, और जो prehistoric period है provide the information about the evolution of human civilization. So this is again from the NCERT, ये भी NCERT से यहाँ पे सवाल है, और जो नितिन संघानिया का बुक है उससे भी ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है A, B, C या फिर D. So whatever you feel is the correct answer, do let us know your comments down below. And I would like to tell you that we have started mock test series जहाँ पे टोटल 25 मॉक टेस्ट हैं, 13th है फुल लेंथ बेसिकली और 12 है करंट अफेयर के टेस्ट। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप प्रीलिम्स एग्जाम में जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करें। तो एक बहुत ही कंप्रीहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकती है, राइट। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, मैंने इसके लिंक भी वहाँ पे दिए हुए हैं। और अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, stay home, stay safe. Thank you so much.